कार्बन एज शोन एक इस तरह का एलिमेंट है जिसके पास 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से पहले शेल में होते हैं, के शेल में, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगले शेल में, एल शेल में होते हैं। ठीक है, के में 2, एल में 4। क्या इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, फुली फिल्ड है? द आंसर इज नो। तो अगर ये फुली फिल करना चाहे इस आउटर मोस्ट शेल को, पहली बात करते हैं कि क्यों करना चाहेगा। बिकॉज हर एक एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना चाहता है अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके। बिकॉज इससे बेनिफिट क्या होता है कि वो बिल्कुल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। हर एक एलिमेंट स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाहता है, उसके लिए आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा होना चाहिए। जैसे नोबल गैसेज, उनको कोई मतलब नहीं है, किसी के साथ जुड़ना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो आराम से बिंदास घूमने वाली है ना। किसी के साथ जुड़ के बॉन्डिंग वगैरह नहीं करती हैं, बिकॉज दे आर स्टेबल ऑन देयर ओन। ऐसा क्यों है? बिकॉज उनका आउटर मोस्ट शेल फुली फिल होता है। तो अगर कार्बन ऐसा करना चाहे तो देखो ये क्या कर सकता है। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी चीज़ को दे सकता है? बहुत मुश्किल है। क्या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है? वो भी बहुत मुश्किल है। क्यों? दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे लिख रखा है। पहला कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करेगा, बिकॉज अगर ये 4 और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो देखो प्रोटॉन्स तो इसके पास उतने ही है। प्रोटॉन्स तो इसके पास जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो मतलब 6 ही इसके पास प्रोटॉन्स हैं। अब प्रोटॉन्स अगर यहाँ पे इसके पास 6 हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स 6 थे और 4 अगर और आ जाएंगे तो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ऑर्बिट में पकड़ के रखने का काम वो इन प्रोटॉन्स का ही तो है ना, उनको अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। बट 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख सकें, स्टेबल रख सकें इस ऑर्बिट में, है ना, इस तरह से, तो ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट काम है। दैट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो ये तो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला कि एक 6 प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में संभाले रखे। तो ये तो आउट ऑफ द ऑप्शन है। तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये लूज कर देगा तो देखो प्रोटॉन्स इसके पास 6 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे 2। अब होगी, अब तो ठीक है कि 6 प्रोटॉन्स एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो संभाल के रख ही सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, बट 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इटसेल्फ इज अ बिग टास्क। एक आधे इलेक्ट्रॉन को भी अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमें इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। कहीं से भी अगर ये थोड़ी बहुत एनर्जी को एक्वायर करे तो एक आधा इलेक्ट्रॉन तो फिर समझ में आता है, कोई भी एलिमेंट लूज कर दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन भी समझ में आते हैं, बट 3-4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वही लिख रखा है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को ही लूज आमतौर पर नहीं करेगा, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या है कि आमतौर पर ना ये ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। इट मीन्स क्या है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को एक्वायर ही नहीं करता। क्या स्टेबिलिटी को एक्वायर ही नहीं करता? ऐसा भी नहीं है। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को एक्वायर भी करता है, बट बिना इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करे। ऐसा कैसे? बिकॉज जो ये बॉन्डिंग करता है उसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में जिस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे उन्हें बोला जाएगा कोवेलेंट कंपाउंड। एंड अगर कोई भी कंपाउंड इस तरह से बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से बन रहा है, तो उसमें क्या रहती है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं होगा जैसा आयनिक बॉन्डिंग में हो रहा था। ठीक है, एक मेजर डिफरेंस है दोनों चीज़ों में कि जो आयोनिक बॉन्डिंग होती है, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड के केस में देखा पिछले चैप्टर में, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन हो रही होती है। दैट मीन्स या तो कोई एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को या लूज करता है। ठीक है, किस चीज़ को? इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग में होगी शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब अगली चीज़ आती है कि जो कार्बन है उसके इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों हैं? और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके कार्बन जितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमें नेचर में देखने को मिलते हैं। तो उसका रीज़न, 2 रीजंस हैं। पहला जो रीज़न है दैट इज़ द कैटेनेशन, और जो दूसरा रीज़न है दैट इज़ कार्बन्स टेट्रावेलेंसी। दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं ना। फर्स्ट इज द कैटेनेशन, जिसको यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। कार्बन क्या करता है, खुद के साथ ही जुड़ के इस तरह से लंबी लंबी चेन्स में बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस तरह से एक बड़ी सी चेन में जुड़े हो सकते हैं। ऑब्वियसली देयर विल बी मोर थिंग्स जो इसके साथ अटैच रहेंगी, बट जो इसकी मेन स्केलेटल चेन है कैटेनेशन में, वो ये वाली है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कार्बन 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 इस तरह से आपस में ही सेल्फ लिंकेज कर रहा है। कैटेनेशन का मतलब यही है, सेल्फ लिंकेज। ठीक है, अगर 1 वर्ड में या 2 वर्ड्स में शॉर्ट में हमें बोलना हो तो पहला तो रीजन ये है ना कि बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में जुड़ सकते हैं। दूसरा रीजन कि कार्बन कितने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, दैट इज इट्स टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है कि जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। सही है। अच्छा, वैलेंसी 4 का मतलब क्या है कि ये इस तरह से 4 सिंगल बॉन्ड्स बना के 4 मोनोवेलेंट जो एटम रहेंगे उनके साथ बॉन्डिंग कर सकता है। मोनोवेलेंट का मतलब जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1। तो अगर मोनोवेलेंट एटम रहेगा तो उसके साथ देखो इसने इस तरह से सिंगल बॉन्ड्स बना के 4 एटम्स के साथ बॉन्डिंग करी, तो एक ये हो गया। बट टेट्रावेलेंसी का फायदा बहुत है। अगर ये चाहे तो इस तरह से 2 मोनोवेलेंट एटम्स के साथ जुड़ जाए, ठीक है ना, और यहाँ पे हो सकता है ये डबल बॉन्ड बना के एक डाइवेलेंट एटम के साथ जुड़ा हो, एग्जाम्पल बीइंग द ऑक्सीजन। और भी हो सकती है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी। और अगर ये चाहता है तो कुछ इस तरह का भी कर सकता है कि एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ एक मोनोवेलेंट एटम के साथ जुड़ जाए और साथ में ही यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना के यहाँ किसी
ट्राईवेलेंट एटम के साथ जुड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल द नाइट्रोजन। सही है, तो इसके पास वैरायटी बहुत है, 4 सिंगल बॉन्ड्स बना दे, 2 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड बना दे, 1 सिंगल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड बना दे। तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं इसके पास इसकी टेट्रावेलेंसी की वजह से, है ना। इमेजिन करो हाइड्रोजन, उसकी वैलेंसी 1 है, तो वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही है, तो उस सेंस में 4 वैलेंसी होने से इसको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, हेंस इसके बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं। देन इन दिस इमेज हमारे पास कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप्स को शो कर रखा है। व्हेन वी यूज दिस वर्ड एलोट्रोप्स, इसका मतलब है कि उसी एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म्स हैं। इवन फिजिकल अपीयरेंस जो होगी इन सब की वो डिफरेंट होगी, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो भी काफ़ी डिफरेंट रहेंगी। सिमिलैरिटी क्या है, जस्ट ये है कि हाँ सारे सॉलिड स्टेट्स में तीनों दैट्स द ओनली सिमिलैरिटी, ठीक है। अदरवाइज डिफरेंसेस ही डिफरेंसेस हैं इन तीनों चीज़ों में। हालांकि ये कार्बन से ही मिलकर बनी है, जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन से मिलकर बना है, डायमंड भी, फुलरीन भी, बट स्टिल देयर आर ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस। फर्स्टली इनकी स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे इनके जो एटम्स हैं वो किस तरह से आपस में अटैच्ड हैं, तो ग्रेफाइट में हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसे बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, एंड डायमंड में जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल। थोड़ा और क्लैरिटी से यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है, दिस इज द दिस ट्राइगोनल प्लेनर जो हमें ग्रेफाइट में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज हाउ द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। मेन जो डिफरेंस है आप देख रहे हो ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसमें जो ये सारे एलिमेंट्स सारे जो एटम्स हैं 1 2 3 एंड 4 चारों के चारों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, बिल्कुल सीधे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर है कोई थोड़ा सा नीचे है, बट टेट्राहेड्रल में डेफिनेटली ऐसे है, 3 एटम्स यहाँ पे हैं, ठीक है, एट द सेम लेवल यू कैन से। फिर जो ये वाला है ये उससे थोड़ा सा ऊपर है, फिर जो ये वाला ये अगेन थोड़ा सा और हाइट पे। तो सभी जो एटम्स हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। और हाँ डेफिनेटली यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उसके साथ 3 अलग अलग एटम्स जुड़े हुए हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रल एटम है उसके साथ 4 अलग अलग एटम्स आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, राइट। सो ये आपको याद रख लेना। फुलरिंग तो इस तरह से बिल्कुल गोल सा होता है स्फेयर के जैसा, तो इसको डायरेक्टली हमने बोल दिया स्फेरिकल। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें सिर्फ ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, बिकॉज जो इसका स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। इसमें एक कार्बन का एटम 3 और कार्बन के एटम्स के साथ इस तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के साथ जुड़ा होता है। ये वाले बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, इनको अलग करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी जाएगी। बट थिंग इज दिस, चौथा बॉन्ड यहाँ पे कार्बन ने सिर्फ 3 एटम्स के साथ लिंक बनाया है, ठीक है। जो चौथा इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इसके पास यहाँ पे फ्री टू मूव रहेगा। वो पर्टिकुलर लेयर में, जिस लेयर में, जिस प्लेन में कह लो ये वाला कार्बन सेंट्रल एटम प्रेजेंट रहेगा, उसी लेयर में मूव करने के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री है। अगर फ्री है मूव करने के लिए तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। बट ऑन द अदर हैंड जो ये डायमंड है इसमें ऐसा नहीं है, बिकॉज डायमंड की स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। इसमें हर एक कार्बन और 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसने तो 4 बॉन्ड्स पहले ही बना रखे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास कोई होता ही नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है। सेम गोज विद द फुलरीन। फुलरीन इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन के टोटल 60 एटम्स आपस में एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर्स में अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फुलरीन। अच्छा, फुलरीन में अगर आप देखोगे तो 2 तरह की स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। एक तो पेंटागोन्स नजर आएंगे, पेंटागोन का मतलब जिसमें 5 साइड्स हों, 1 2 3 4 और 5, और कुछ आपको यहाँ पे हेक्सागन्स भी नजर आएंगे जिसकी 6 नंबर ऑफ साइड्स हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसमें थोड़ा सा याद रख लेना, देर आर लेस चांसेस कि इसके बारे में पूछा जाए, बट स्टिल कि इसके पास टोटल 12 नंबर ऑफ पेंटागन्स होते हैं। अगर पूरी बॉल टाइप स्ट्रक्चर में इस तरह पे आप ढूंढने जाओ कि ये एक पेंटागन हो गया, है ना, उस तरह से ऑब्वियसली इट इज़ अ ह्यूज बॉल, हर तरफ इसमें एटम्स हैं, तो टोटल इसमें 12 नंबर ऑफ पेंटागन्स बन रहे होते हैं। और जो हेक्सागन्स हैं देर आर 20 नंबर ऑफ हेक्सागन्स जो इसके अंदर बन रहे होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। दैट मीन्स टोटल आपके पास इस तरह से 32 पॉलीगॉन्स इसमें बन रहे होंगे। अच्छा, मोर ओवर इसमें कुछ सिंगल बॉन्ड्स भी हैं, कुछ डबल बॉन्ड्स भी हैं, है ना, बट हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, इतना श्योर है। किसी भी कार्बन की अगर आप बात करो तो देखो ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और इसका मतलब है डबल लाइन का, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। तो देखो 4 जो इसके बॉन्ड्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। कहीं भी आप उठा लो, यहाँ पे भी कार्बन लोगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है इसके पास, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। फुलरीन भी नहीं है, डायमंड भी नहीं है, सिर्फ ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर है। एंड द लास्ट पॉइंट इज थर्मल कंडक्टिविटी। ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी कम है। अब इसमें भी बात ऐसे आती है कि अगर तो मैं एक पर्टिकुलर लेयर के बीच में बात करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक प्लेन में जो बॉन्ड्स बने हैं वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मैं इसको हीट करूंगा ग्रेफाइट को, तो जो इसमें वाइब्रेशंस पैदा होंगी हीट की वजह से वो आगे से आगे बढ़ेंगी, वो बहुत अच्छे से प्रोपगेट करेंगी। सो विद इन अ पर्टिकुलर लेयर येस ग्रेफाइट एक डिसेंट कंडक्टर माना जाएगा, बट वही है ना कि एक जो लेयर है और जो उसके नीचे वाली दूसरी लेयर है, इन दोनों के बीच में ग्रेफाइट में क्या होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होती है, बहुत वीकली अट्रैक्टेड ये आपस में रहती हैं, ठीक है। इसलिए विद इन 2 लेयर्स
जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। सो ओवरऑल इसलिए मैं बल्क में अगर बात करूंगा तो डेफिनेटली यस, डायमंड के मुकाबले जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपको कम ही देखने को मिलने वाली है। सो दैट इज द रीजन कि इसकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज वेरी लेस। डायमंड एंड फुलरीन में तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रखी है, तो जो वाइब्रेशंस होंगी हीट की वजह से वो बहुत अच्छे से आगे प्रोपेगेट कर पाएंगी, एंड हेंस यहाँ पे दोनों की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी में आपने मेनली बॉन्ड्स के ऊपर ध्यान देना है कि वो बॉन्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, कितना आसानी से जो वाइब्रेशंस हैं वो आगे से आगे प्रोपेगेट कर सकती हैं, दैट इज अ मेजर फैक्टर। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन था तो हीट को भी वो उसी से कंडक्ट करवा देगा। इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे आएंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात आएगी। सही है, और इसी के साथ एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर है बट हीट का खराब कंडक्टर है, और वहीं अगर मैं डायमंड की बात करूंगा तो ये हीट का उससे बढ़िया कंडक्टर है बट इलेक्ट्रिसिटी का बुरा कंडक्टर है। तो अगर मुझे डिफ्रेंशिएट भी करना हो ग्रेफाइट को डायमंड से तो ये जो पॉइंट्स हैं ना बहुत काम के हैं, अच्छे से इनको लर्न कर लेना। देन वी हैव कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरह से बनती है अलग अलग एग्जांपल्स में। कोई भी एग्जांपल आपको इस तरह से पूछी जा सकती है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। तो O2 जो है वो किस तरह से बनता है। सो लेट्स टेक टू डिफरेंट एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8। सो इसकी जो कॉन्फिगरेशन होती है 2,6 होती है। ठीक है, अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट शेल में है। ठीक है, तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स का कोई काम नहीं है उसमें। कोवलेंट बॉन्डिंग में सिर्फ इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6, एंड इसी तरह से 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे ऑक्सीजन के होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड अभी दोनों जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं ते चाहते हैं कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को एक्वायर करें, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएं, बट ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करते हैं, ये शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं, तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये शेयर करता है इस तरह से। इसी तरह से 6 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शेयरिंग करता है। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 लुक्स लाइक। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी कंपाउंड की इस तरह से पूछी जा सकती है। ओके, अब बिकॉज यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में शेयर किए जा रहे हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है, और जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है इस तरह से दोनों ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में, राइट। सिमिलरली नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ हो सकता है, इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ये लास्ट वाली उठा लेते हैं, दैट इज द अमोनिया, NH3 की एग्जांपल है। तो NH3 के केस में हमें एक नाइट्रोजन लेनी है और 3 नंबर ऑफ अलग अलग हाइड्रोजन लेने हैं। देखो इस तरह से नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 7, कॉन्फिगरेशन रहेगी 2,5, तो इसके पास 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन ध्यान देना है कि हमने सिर्फ फोकस उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे करना है। जो पहले शेल में, जो अंदर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, सिमिलरली जो हाइड्रोजन है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, सो लेट्स सी दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हाइड्रोजन। अब देखते हैं, नाइट्रोजन कोशिश करेगा कि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले ही हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से शेयर करके ले लेगा, तो इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने वाले हैं। ठीक, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से शेयर करेगा, तो इस तरह से इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, ये भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को एक्वायर कर लेगा। तो इस तरह से इन तीनों हाइड्रोजन ने भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को किया एक्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ 3 हाइड्रोजन इस तरह से अटैच हो जाने वाले हैं। वाई सिंगल बॉन्ड? बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनिया लुक्स लाइक, एंड दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनिया लुक्स लाइक। नाउ दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से इसको देखते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जो एल्केन्स होते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एल्केन्स की बात करने वाले हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। कि जो एल्केन्स हैं उसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हायर जो मेंबर्स की तरफ हम बढ़ते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स भी उनके बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला एल्केन है दैट इज द मीथेन, उसका सिर्फ एक ही आइसोमर है। ठीक है, इथेन उसका भी एक ही आइसोमर है, प्रोपेन इसका भी एक ही आइसोमर है। पहले तीनों मेंबर्स का सिर्फ एक नंबर ऑफ आइसोमर है, बट उसके बाद ब्यूटेन के केस में 2, पेंटेन के केस में 3 नंबर ऑफ आइसोमर्स देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद आप देख ही रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे नंबर ऑफ आइसोमर्स दे स्टार्ट इंक्रीजिंग, और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जाते हैं। अगर 10 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो 75 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ऊपर वाला यहाँ पे मैंने पिक्चर ऐड कर रखा है दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। अगर मैं क्लास 10th की बात करता हूँ, ये तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने शो करा है कि इस तरह से वो बढ़ता ही जाता है। ऑब्वियसली आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछेगा कि जो इसके 9 के 9 आइसोमर्स हैं ये बना के दिखाओ। ठीक है, ये वाला हम फिर भी ट्राई करेंगे। जो हेक्सेन के 5 आइसोमर्स हैं दे आर ऑल्सो इन दिस इमेज एज वेल। ठीक है, बट उससे ज़्यादा नीचे वाले करने की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस।
ठीक है, ये तो वैसे ही एक आइसोमर है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम इधर। तो पहली बात करते हैं ब्यूटेन। अब ब्यूटेन जो है उसके सिर्फ दो ही आइसोमर्स होते हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो अब ज़रा देखो, ब्यूटेन का मतलब है 4 नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एक तो बिल्कुल हमने सीधा इसका स्ट्रक्चर बनाया। एन ब्यूटेन का मतलब है सबसे नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें सारे ही जो कार्बन हैं एक सिंगल चेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से लिखा मिले एन ब्यूटेन या एन पेंटेन, तो सारे के सारे जो कार्बन एटम्स हैं एक सिंगल चेन में उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब जिस हिसाब से कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम इसमें कुछ नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देंगे। हर कार्बन के 4-4 टोटल बॉन्ड्स बनने चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को जस्ट ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच कर रहे हैं। जो लास्ट वाले कार्बन एटम्स हैं उनके पास 3-3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, जो बीच में उनके साथ 2-2 आएंगे, है ना। तो जो इसका फॉर्मूला है वो क्या बनता है, देखो C4 एंड H कितने हैं, 4 4 8 9 10, सो H10, सो C4H10, है ना। तो ये हो गया पहला जो है एन ब्यूटेन। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको बनाने का, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब यही होता है ना कि उसमें फॉर्मूला वही रहेगा, जैसे ये लिखा है C4H10, बस उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो बदल जाती है। ब्यूटेन और किस तरह से प्रेजेंट हो सकता है, इन दिस काइंड ऑफ फॉर्म, जिसमें एक जो कार्बन है वो इस तरह से ब्रांचिंग कर रहा है, वो उसी देखो पेरेंटल चेन में प्रेजेंट नहीं है ना। दिस इज द जो उसकी चेन थी जो यहाँ पे हमें नजर आ रही थी, सारे कार्बन एक ही चेन में एक ही लाइन में लगे हुए थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है, 3 कार्बन एक चेन में है, और जो चौथा कार्बन है अब उसने एक नई ब्रांच नीचे बना दी। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो हम इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। अच्छा, जब भी इन हाइड्रोकार्बन्स में किसी में आप आइसो वर्ड को सुनोगे तो आइसो का मतलब होता है 1, एक कार्बन ऐसा है जो इस तरह से ब्रांच फॉर्म कर रहा है। सही है, सो दिस इज द आइसोब्यूटेन। तो दो इसके सिर्फ आइसोमर्स होते हैं, जो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल वाला उसको बोल दिया एन ब्यूटेन, और जो दूसरा है जिसमें एक कार्बन ब्रांच बना रहा है इसको हमने बोल दिया आइसो ब्यूटेन। ध्यान में क्या रखना होता है कि जो आइसोमर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जरूर डिफरेंट होता है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, बट जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। दिस इज ऑल्सो C4H10, और देखो ये भी C4H10 ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पेंटेन की बात करूंगा तो इसके 3 अलग अलग आइसोमर्स होते हैं, एन पेंटेन जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी एज द नेम सजेस्ट, है ना। आइसोपेंटेन, इसमें एक कार्बन ऐसा होगा जो ब्रांच बना रहा होगा, और नियोपेंटेन में 2 कार्बन जैसे होंगे जो ब्रांच बना रहे होंगे। तो दिस इज द 3 आइसोमर्स। देखो दिस इज द एन पेंटेन, कोई इसमें ब्रांचिंग नहीं है। देन कम्स द आइसोपेंटेन, एक कार्बन यहाँ पे ब्रांच को बना रहा है। मोर ओवर अगर मैं इसके ऊपर भी इसको लगा दूं तो भी वो सेम ही बात है, बिकॉज जो ब्रांचिंग यहाँ पे हो रखी है वो बिल्कुल राइट से पहला और दूसरा दूसरे कार्बन के ऊपर ब्रांचिंग हुई है। एंड लेट से अगर हम ब्रांचिंग यहाँ पे ना करके इस कार्बन के साथ यहाँ पे ब्रांचिंग करते तो हम काउंटिंग यहाँ से करते जहाँ से वो पास पड़ता है, सो 1 and 2। ठीक है, फिर भी वो दूसरे कार्बन के ऊपर ही ब्रांचिंग कहलाती है, और तब भी वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो चाहे इस कार्बन के ऊपर चाहे इस कार्बन के ऊपर, दोनों में से किसी के साथ आप इस तरह से ब्रांच यहाँ पे बना दो, उसको बोला जाएगा आइसोपेंटेन। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर जो बिल्कुल सेंट्रल कार्बन है, 2 कार्बन तो उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे प्रेजेंट है ही, और उसके ऊपर और नीचे भी इस तरह से नई आप ब्रांचेस बना दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तब उसको बोला जाता है नियोपेंटेन। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड द कार्बन एटम्स, C5H12 आपको हर एक केस में देखने को मिल रहा है। आफ्टर दैट वी हैव द आइसोमर्स ऑफ द हेक्सेन, एंड इसके पास 5 नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं। पहला बिल्कुल सीधा, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है इसमें, सारे ही कार्बन के एटम्स एक ही चेन में इस तरह से आपस में बॉन्डेड हैं, तो इसको हमने बोल दिया एन हेक्सेन। अब आइसोहेक्सेन में एक कार्बन ब्रांचिंग बना रहा होगा, है ना। सो यहाँ पे देखो हमने जो बाकी के कार्बन हैं, एक कार्बन ब्रांच फॉर्म कर रहा है ना, उसको छोड़ के जो बाकी कार्बन है उसके ऊपर गौर करो, दैट इज द पेरेंट जो चेन है ना। उस पूरी चेन में 5 नंबर ऑफ एटम्स आर देयर। अब इसके ऊपर जो हमने नंबर लिखे हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, ये इस तरह से नंबर यहाँ पे करनी होती है कि जो वो कार्बन है जिसके ऊपर इस तरह से ब्रांचिंग हो रखी है, दैट गेट्स द लोएस्ट नंबर। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करता 1 2 3, फिर इस कार्बन के ऊपर 4 नंबर आता। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर मैं राइट से काउंट करता हूँ तो ये सेकंड कार्बन कहलाता है, जो कि ऑब्वियसली 4 से लोएस्ट नंबर है, इसलिए हम इसको इस तरह से नंबरिंग करने वाले हैं। सही, सो इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। इसका जो नाम है, इधर सिंपली हम इसको आइसोहेक्सेन बोल सकते हैं बिकॉज इसमें एक कार्बन है जिसने ब्रांचिंग कर रखी है, या फिर मोर स्पेसिफिकली हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं 2 मिथाइल पेंटेन। अब जरा गौर करो बहुत ध्यान से। पहली बात, 2 मिथाइल क्यों, बिकॉज सेकंड कार्बन है जिसके ऊपर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 को मिथाइल बोला जाता है ना। ये मिथाइल ग्रुप है जो सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। काउंटिंग मैंने बोल दी, जिस हिसाब से जिस डायरेक्शन से लोएस्ट नंबर ही आएगा उस कार्बन का, वहां से काउंट करनी है आपने, राइट। बट पेंटेन क्यों, बिकॉज ये जो बाकी का वर्ड है दैट इज द नेम ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड, जो ये चीज है। ठीक है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द पेरेंट चेन जो है दैट हैज द 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हेंस इसको बोला जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। आइसोमर हम हेक्सेन का बना रहे हैं, बट ध्यान रखना यहाँ इसको 2 मिथाइल पेंटेन बोला जाएगा। नेमिंग इसकी इस तरह से होती है बिकॉज स्टूडेंट्स को अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है,
कि इसको कहीं हेक्सेन तो नहीं लिख देना, नहीं, अगर इसको 2 मिथाइल हेक्सेन लिख दिया फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर तो मतलब हो गया कि मिथाइल भी है, एक कार्बन इसमें होगा, और यहाँ हेक्सेन कर दिया तो 6 कार्बन इसमें होंगे, दैट मीन्स टोटल 7 नंबर ऑफ कार्बन आप किसी तरह से फिर बना दोगे। देन यहाँ इसको हम बोल रहे हैं 3 मिथाइल पेंटेन, यहाँ 2 मिथाइल पेंटेन था बिकॉज सेकंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर अटैच थी ये ब्रांच, यहाँ पे है 1 2 3। अब जो तक बिल्कुल सेंटर वाला कार्बन है, अब इसको काउंटिंग जहाँ से मर्जी करो, चाहे राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो, इसका जो नंबर होगा वो 3 ही आने वाला है, तो डज नॉट मैटर जिस तरह से इसको मर्जी लिख लो। सो इट बिकम्स 3 मिथाइल पेंटेन, राइट। आफ्टर दैट वी हैव 2 मोर आइसोमर्स, दिस इज 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो दूसरे कार्बन के ऊपर भी और नीचे भी 2 बार मिथाइल ग्रुप लगा है, इसलिए हमने बोला 2 डाइमिथाइल। डाई का मतलब होता है कि 2 बार लगा हुआ है, और दोनों ही दूसरे और दूसरे नंबर पे लगे हुए हैं, ठीक है। 2 डाइमिथाइल, एंड इस बार इसको बोल रहे हैं ब्यूटेन, बिकॉज अब अगर आप रेस्ट ऑफ द पेरेंट चेन को गौर करोगे तो इसमें 4 नंबर ऑफ कार्बन ही हैं, जिस तरह से यहाँ पे 5 कार्बन से है ना, 5 है तो इसको पेंटेन बोला था, अब 4 है तो हमने इसको ब्यूटेन बोला। 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, अगर सिंपली इसको नेम करना है तो इसको नियोहेक्सेन भी बोल सकते हैं, बिकॉज 2 कार्बन एटम्स ब्रांच को फॉर्म कर रहे हैं इस तरह से। और आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है जिसको हम बोलेंगे 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ भी डाइमिथाइल ब्यूटेन ही है, बट एक जो ब्रांच है वो सेकंड कार्बन के ऊपर हुई है और दूसरी जो है वो थर्ड कार्बन के ऊपर हुई है, राइट। अब यहाँ भी अगर आप काउंटिंग यहाँ से भी करते हो 1 2 3 4, तब भी उसका नाम वही पड़ेगा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ध्यान इस वर्ड पे जरूर देना है, ब्यूटेन कहा जाएगा इसको बिकॉज पेरेंट जो चेन है उसके अंदर 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपसे इनके जो आइसोमर्स हैं बनाने को पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली ब्यूटेन और पेंटेन बनते हैं बिकॉज इनके कम है आइसोमर्स, राइट। हेक्सेन चांसेस कम है बट स्टिल लर्न कर लेना। उसके बाद वाले कोई भी आइसोमर्स आपको बनाने को ऑब्वियसली नहीं पूछे जाने वाले हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाते हैं। देन वी हैव द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड द अदर कार्बन एटम्स। अगर तो सारे कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, सिर्फ कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फिर उसे बोला जाता है एल्केन, राइट। लेकिन अगर एक बॉन्ड डबल बॉन्ड हो तो हम उस कंपाउंड को एल्कीन बोल देंगे, और अगर एक जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम उसको एल्काइन बोल देते हैं। द जनरल फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन के केस में CnH2n, तो हाइड्रोजन के एटम्स डबल होंगे कार्बन से, एंड एल्काइन के केस में फॉर्मूला बन जाता है CnH2n-2। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ C7 एंड H लेट से 12। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ये कंपाउंड है ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, इनमें से कौन सी होमोलोगस सीरीज का ये पार्ट है। तो आप क्या देखोगे कि इसमें कौन सा इन तीनों में से फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, राइट, अगर मैं उसका डबल करता हूँ 7 2 14, 14 में से 2 कम है हाइड्रोजन, दैट मीन्स H2n-2 है, जो कि किसका फॉर्मूला रहता है, जनरल फॉर्मूला एल्काइन का। इसका मतलब है ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ये एक एल्काइन है। और अगर इसका नाम आपने बताना हो तो अभी आप डायरेक्टली अब बता सकते हो कि बिकॉज इसमें 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, सो 7 अगर कार्बन होंगे तो स्टार्टिंग किससे होती है, हेप्ट से होती है, एंड बिकॉज ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगा इसमें एक, ये एल्काइन है तो लास्ट में भी इसके आइन वर्ड आएगा, हेंस इट्स नेम विल बी हेप्टाइन। तो आपको पूरा कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये देखो कि कौन सी सीरीज का पार्ट है, कार्बन एटम्स का नंबर देखो और डायरेक्टली आप उसका नाम बता सकते हो। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ C4H10, फिर आप देखोगे कि जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसका पहले तो डबल करो, 4 2 8, उससे 2 ज़्यादा है, मतलब CnH2n+2 वाला फॉर्मूला बैठ रहा है जो कि एल्केन का होता है। सो बिकॉज 4 कार्बन हैं सो स्टार्ट होगा ब्यूट से एंड साथ में लगाएंगे एन, सो इट्स नेम विल बी ब्यूटेन। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द होमोलोगस सीरीज। इसमें क्या रहता है कि एक तरह की जो सीरीज है ना उसे हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। नेम से सजेस्ट इटसेल्फ हो रहा है कि होमो का मतलब होता है सेम या सिमिलर, राइट। तो होमोलोगस सीरीज कुछ सिमिलर मेंबर्स की एक सीरीज है डेफिनेटली। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहला, ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग और सक्सीडिंग मेंबर बाय 1 मिथाइलिन ग्रुप। तो CH2 का डिफरेंस रहता है सभी मेंबर्स में। इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एल्कीन सीरीज की मैं बात कर लेता हूँ। ये 3 अलग अलग सीरीज है ना, एल्केन की एक सीरीज हो गई, फिर एल्कीन की है, फिर ये एल्काइन की है। तो किसी भी सीरीज में आप बात कर लो, कोई भी 2 मेंबर्स उठा लो, आप देखो अगर इसका फॉर्मूला लिखा है हमने C4H8, नीचे वाला जो मेंबर है उसका फॉर्मूला मैंने लिखा है C5H10, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में 1 कार्बन का फर्क है और 2 हाइड्रोजन का फर्क है, सो CH2 का डिफरेंस है। और ये आपको हर केस में देखने को मिलेगा, कोई भी 2 आप उठा लो, यहाँ से देख लो लास्ट वाले 2, राइट। एल्काइन के केस में हमने लिखा C9H16 और नीचे है C10 और H18, यहाँ भी दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन के एटम्स का। सो होमोलोगस सीरीज में ये चीज़ हमेशा आपको देखने को मिलेगी कि कोई भी 2 जो सक्सीडिंग या प्रीसीडिंग, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला, कोई भी 2 आप जो उसके मेंबर्स हैं उनको उठा लो, आपस में CH2 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा कि जो 2 मेंबर्स आपने उठाए हैं, ठीक है, साथ साथ वाले वो कंसेक्टिव मेंबर्स उसके होने चाहिए किसी सीरीज के, उसमें 14 AMU का मास का भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो जो कार्बन है उसका जो खुद का एक एटम का जो मास रहता है वो होता है 12 AMU का, और जो हाइड्रोजन है उसका मास रहता है 1 AMU का। अब अगर मुझे CH2 में देखना हो कि कितना डिफरेंस क्रिएट होगा, 2 मेंबर्स इससे डिफर कर रहे हैं ना,
तो कार्बन एक है तो 12, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, अगर एक का मास 1 AMU है तो 2 एटम्स का मास 2 AMU हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा किसी भी होमोलोगस सीरीज के दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में। ठीक है, दो कंजेक्टिव जो मेंबर्स होंगे उसके बीच में इतना डिफरेंस होगा, याद रख लो, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं इसके बेसिस पे। देन वी हैव ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज कंटेन द सेम एलिमेंट्स एंड द फंक्शनल ग्रुप। जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर रहेंगे, जैसे अगर कार्बन है तो इसमें भी कार्बन ही है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है। देन द सेकंड पॉइंट इज ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज कंटेन द सेम एलिमेंट्स। पहले एलिमेंट्स वाली बात समझते हैं कि अगर मैंने जैसे पेंटाइन में देखा कार्बन है और हाइड्रोजन है, सिर्फ ये दो ही तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, एंड सेम हमें नजर आ रहा है इसमें भी, है ना, C6H10। पूरी सीरीज में ही आप देख लो कार्बन है और हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं कि कहीं पे ऑक्सीजन भी लगा दूंगा मैं। ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो सेम इस सीरीज का पार्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर सीरीज है तो उसमें सेम तरह के एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। अच्छा, सेम एलिमेंट्स हो सकते हैं या कह सकते हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अगर मैं 3 कार्बन वाला एक अल्कोहल का मेंबर उठाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ CH3 CH2, फिर यहाँ भी CH2, एंड देन मैंने यहाँ पे लगा दिया OH। इसका नेम क्या होगा, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, दैट मीन्स इट इज प्रोपेन, एंड बिकॉज OL लगाए तो हम इसका नाम बना देंगे प्रोपेनॉल, है ना। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ एक और कंपाउंड के साथ, लेट मी ड्रॉ ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा। ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के O लगाया है, ये बीच में कार्बन प्रेजेंट है ना, उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो ये कीटोन ग्रुप है, तो इसका जो नेम होगा ये हो जाएगा प्रोपेनोन। कार्बन एटम्स 3 ही प्रेजेंट हैं दोनों में। ठीक है, बट जो मेजर डिफरेंस हमें नजर आ रहा है कि यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल वाला, जिसकी वजह से इसका नाम OL साथ में है ना, OL के साथ एंड हुआ। जो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है वो है डबल बॉन्ड के साथ O, इस वजह से कीटोन ग्रुप है। तो क्या ये दोनों सेम होमोलोगस सीरीज का पार्ट कहलाएंगे? यू विल से नो, बिकॉज इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, एलिमेंट्स चाहे बिल्कुल सेम है इन दोनों में, कार्बन है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन का डिफरेंस है, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हमें नजर आ रहा है, इसलिए ये किसी भी तरह से कोई होमोलोगस सीरीज का पार्ट तो नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप देख के कह सकते हो। देन थर्ड पॉइंट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल जो एल्केन्स होते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। सिमिलरली हमने बाकी भी पढ़े ना, एल्कीन्स का ये होता है, एल्काइंस का ये होता है, दैट इज फॉर श्योर। उसके अलावा ऑल द मेंबर्स इन द ईच होमोलोगस सीरीज शो अ रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हो, आपको धीरे 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 जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी डिफरेंस नजर आएगा। रेगुलर ग्रेडेशन का मतलब ये है कि धीरे 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 आपको चेंजेस नजर आएंगे इन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को किसी नीचे वाले कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ मैच करूंगा, कंपेयर करूंगा, तो बहुत डिफरेंस उसमें होगा। हाँ, अगर पास पास वाले हैं तो हो सकता है इतना डिफरेंस ना हो। ठीक है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय द रेगुलर ग्रेडेशन। उसके बाद द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। अगर मैं बात करता हूँ एल्कीन्स की, तो लगभग आप मान सकते हो कि सभी जो एल्कीन्स के मेंबर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक तरह की होती हैं। सिमिलरली एल्काइंस की एक तरह की होंगी, सिमिलरली एल्केन्स की आपस में एक तरह की होंगी। ठीक है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय दिस पॉइंट। देन वी हैव द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक में क्या होता है, एक पूरी क्लोज्ड साइकिल होती है, इसमें एक स्ट्रेट चेन नहीं रहती है। द फर्स्ट मेंबर इज द साइक्लोप्रोपेन। अगर हम साइक्लिक एल्केन्स की बात करेंगे तो फर्स्ट इज द साइक्लोप्रोपेन, 3 नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स होंगे। सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, इस तरह से सिंगल बॉन्ड्स की हेल्प से इनको जोड़ो, एंड देन बिकॉज हर एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाना चाहेगा ना, 2 बॉन्ड्स इसके बने हैं, तो 2 इसके साथ हाइड्रोजन लगेंगे, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ भी C है तो H2। सो दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। क्वाइट सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर द साइक्लोब्यूटेन, जो ये है साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, राइट। देन ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें एल्काइल ग्रुप के बारे में बता रखा है। एल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि कोई भी जो एल्केन है उसमें से अगर एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मीथेन CH4, है ना। अगर यहाँ से सिर्फ इस हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर देता हूँ तो ये बाकी का जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज मिथाइल ग्रुप। इसको हम मिथाइल के नाम से जानेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास इथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो इथाइल मिलेगा, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो प्रोपाइल मिलेगा। आप इसके फॉर्मूले से भी देख सकते हो, प्रोपेन का जो फॉर्मूला था दैट इज C3H8, बट जो प्रोपाइल रहेगा उसमें C3H7 होंगे। यू कैन काउंट 1 2 3, 3 नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स हैं, एंड हाइड्रोजन है 2 2 4 और 4 और 3 7। सो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। देन एक और हमारा साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द बेंजीन, जिसका फॉर्मूला रहता है C6H6। इसको ड्रॉ करने के 2-3 तरीके हैं, अलग अलग तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर तो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन दिखानी है तो बेस्ट तरीका ये होता है कि इस तरह से एक हेक्सागन शेप का आपने स्ट्रक्चर तैयार करना है। फिर ऑल्टरनेट इसमें बॉन्ड चलते हैं, डबल और सिंगल। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ रहेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ आ जाएगा फिर से सिंगल बॉन्ड।
ठीक है। एंड हर हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन इस तरह से अटैच हो जाएगा, बिकॉज हर कार्बन के हमने चार चार बॉन्ड्स को पूरा करना है। सो समथिंग लाइक दिस कुछ इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। दैट्स वाई इट्स फॉर्मलाइज C6H6। सिंप्लीफाइड वे में इसको इस तरह से भी बनाया जाता है कि एक इस तरह से आपने हेक्सागन ड्रॉ करा, एंड देन बिकॉज मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया है तो मैंने इसको यहाँ दिखा दिया, दिस इज द डबल बॉन्ड, एंड देन एक यहाँ था, सो दिस इज अ डबल बॉन्ड एंड देन दिस इज अ डबल बॉन्ड। ऑब्वियसली इसको अगर मैं इस तरह से भी बना देता हूँ तो भी कोई गलत नहीं है, अगर यहाँ डबल बॉन्ड रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा ठीक है। बट अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली बनाना है तो ये चीज़ है। देन इस तरह से भी इसको डायरेक्टली हम समटाइम्स बना देते हैं जस्ट यूजिंग अ सर्कल। एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है नोट करने वाली, दैट इज कि जो हमने स्ट्रेट चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन्स देखे थे उनके जो जनरल फॉर्मूला थे वो यहाँ पे फिट नहीं बैठते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो एल्केन्स थे उसका जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था CnH2n+2, जो एल्कीन्स थी उनका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n। सिमिलरली एल्काइंस उनका जो जनरल फॉर्मूला था दैट वाज CnH2n-2। बट अगर मैं साइक्लो एल्केन्स की बात करूंगा, साइक्लो एल्केन्स जैसे ये हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, यू कैन सी योरसेल्फ, अगर यहाँ पे जैसे 3 कार्बन थे तो 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ अगर 6 कार्बन के एटम्स हैं तो 12 हाइड्रोजन है, यहाँ अगर 4 कार्बन है तो 8, दैट मीन्स डबल है। तो यहाँ दैट मीन्स इसका फॉर्मूला CnH2n बन जा रहा है। आप देख रहे हो जो एल्कीन का फॉर्मूला था वो यहाँ पे साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला है, एंड ऑब्वियसली अप्लाइंग द सेम लॉजिक एल्काइन का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा साइक्लो एल्कीन्स का, ठीक है। सो साइक्लो एल्कीन का फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n-2, एंड उससे नीचे तो यहाँ तो कुछ होता नहीं है, बट अगर इसी कह लो रीजनिंग को, इसी लॉजिक को हम अप्लाई करें तो जो साइक्लो एल्काइंस रहेंगे, साइक्लो एल्काइंस, तो उनका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा। अब देखो H2n था, फिर 2 कम हुए तो अब मतलब 4 कम हो जाएंगे, सो इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n-4। आफ्टर दैट लेट्स रिवाइज द फंक्शनल ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज द हेलो एल्कीन। इसमें जो हेलो वर्ड है इसका मतलब होता है हेलोजेंस विच इंक्लूड द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं। क्वाइट ईजी टू रिमेंबर बिकॉज सबकी जो एंडिंग है वो सिमिलर है, साउंड करती है इन, राइट, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड दिस वर्ड एल्केन यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद। तो इसमें क्या है, हेलो एल्केन में क्या रहेगा, एल्केन ही रहेगा, बस उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के आपने एक हेलोजन को लगा देना है, राइट। या फिर ऐसा कह दो क्योंकि एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाना है दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप बना देना है इसको, और एल्काइल के साथ एक हेलोजन लगा देना है, इस तरह से कह सकते हैं। अब बिकॉज अगर मैं एक हेलोजन को एक एल्काइल के साथ लगा रहा हूँ, जो एल्काइल ग्रुप होता है उसको जनरली हम R लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और हेलोजन्स को हम X लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हेलो एल्केन को हम इस तरह से RX की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जनरल कह लो एक फॉर्मूला हो गया या जनरल इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। RX, R इज द एल्काइल, X इज द हेलोजन। फर्स्ट मेंबर इज द क्लोरोमीथेन। यू कैन क्लियरली सी अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो ये CH4 कहलाता, इट मीन्स मीथेन कहलाता, बट हमें एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगाना है, सो ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। क्वाइट सिमिलरली यू कैन फॉर्म क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन एंड जितने भी इसके अगले मेंबर्स हैं। तो ये सारी आप ऐसा कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज बन रही है यहाँ पे। सिमिलरली अल्कोहल की एक होमोलोगस सीरीज बन रही है, फिर एल्डिहाइड की है, कीटोन की है, कार्बोक्सिक एसिड की है, अलग अलग होमोलोगस सीरीज की एग्जांपल्स हो गई यहाँ पे, राइट। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि सभी में एक सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है। अब देखो यहाँ पे और अच्छे से इसको क्लैरिटी से समझ सकते हैं कि OH है, अगर यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, तो एक सिमिलर आपको सेम फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको एक होमोलोगस सीरीज कहेंगे। सिमिलरली इन दोनों में सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट अ होमोलोगस सीरीज। सेकंड वन इज द अल्कोहल, जिसमें एक एल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज द मीथेनॉल। मीथेनॉल का मतलब है मीथेन में से या स्पेसिफिकली मिथाइल ग्रुप के साथ आपने अल्कोहल को लगा दिया, OH को लगा दिया, है ना। या फिर कहो कि मीथेन में से H को हटा दिया तो भैया ना मिथाइल पे पहुंचोगे और फिर आपने OH को यहाँ पे लगा दिया, राइट। सो देन यू विल गेट द मीथेनॉल। क्वाइट सिमिलरली इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से अगले अगले मेंबर्स तक आप पहुंचने वाले हो। द थर्ड वन इज द एल्डिहाइड। इसके जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी नेमिंग में बिल्कुल लास्ट में आएगा अल, जैसे मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, इस तरह से। क्वाइट सिमिलरली जैसे अल्कोहल के हर एक मेंबर के लास्ट में नेम में आता है ओल, मीथेनॉल, इथेनॉल। देखो बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, मीथेनॉल बोल रहे हैं तो अल्कोहल का मेंबर है, मीथेनल बोला तो एल्डिहाइड का मेंबर है। तो बहुत ध्यान से एग्जाम में भी हमें देखना होगा अगर क्वेश्चन आता है मान लो इसकी स्ट्रक्चर बनाने का कि वो अल्कोहल बोल रहा है या एल्डिहाइड बोल रहा है सिर्फ एक लेटर से देखो पूरा इसका मीनिंग चेंज हो जाने वाला है। सिमिलरली इथेनॉल है तो अल्कोहल है, इथेनल बोला है तो एल्डिहाइड है। तो चलो एग्जांपल लेते हैं एक। अच्छा पहले जनरल इसकी स्ट्रक्चर देख लें। एल्डिहाइड जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, एल्काइल ग्रुप रहेगा और उसके साथ CHO इस तरह का ग्रुप अटैच
रहेगा। ठीक है, अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा ओपन करके दिखाएं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोई आर ग्रुप रहेगा और जो ये कार्बन है बिल्कुल कोई टर्मिनल कार्बन होगा, बिल्कुल एंड वाला, लेफ्ट वाला या बिल्कुल राइट वाला, उसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच होगी। अच्छा, सिंपल फॉर्म में तो इसको ऐसे लिख दिया, आर के साथ CHO। बट अगर और थोड़ा अच्छे से इसको हमने समझना है कि किस तरह से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो बेसिकली क्या है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रखा है। तो ऑक्सीजन अगर बॉन्ड बनाएगी तो डबल बॉन्ड उसको बनाना पड़ेगा, एंड जो हाइड्रोजन है इट फॉर्म्स द सिंगल बॉन्ड। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है किसका, एल्डिहाइड का। ओके, एग्जांपल ले लें, लेट्स टेक दिस एग्जांपल द इथेनल। इथेनल बोला तो मतलब है आपको दो कार्बन के एटम्स बनाने हैं, एथ का मतलब ये होता है, सही है। तो पहले आपने सिंगल बॉन्ड के साथ दो कार्बन को इस तरह से बना दिया, देन एल्डिहाइड बनाना है हमने, इथेनल है ना। एल्डिहाइड है तो लास्ट वाला जो कार्बन है, कोई सा भी दोनों में से, लेफ्ट वाला या राइट वाला जो भी आप ले लो, उसके ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के मैंने ऑक्सीजन को लगा दिया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को लगा दिया। गौर करो इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो चुके हैं। वट अबाउट दिस वन, इसका तो अभी सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो बाकी 3 यहाँ पे क्या लगेंगी, हाइड्रोजन के एटम्स लगने वाले हैं, समथिंग लाइक दिस। यू कैन क्लियरली सी, जो ये चीज़ है CH3 एक एल्काइल ही है, ये एक R ग्रुप है। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं है बल्कि R, और वही चीज़ C के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगी हुई है, तो बन गया ना वही चीज़ है। तो ठीक है, तो दिस इज द इथेनल। एंड अगर आपको मीथेनल बोला होता तो फिर क्या रहता, मीथेनल में तो एक ही कार्बन रहेगा, एक ही कार्बन है तो कार्बन हम यही बनाना है, ये वाला कार्बन तो हम बनाएंगे नहीं, कुछ इस तरह से, है ना। और इसके साथ जो ये बॉन्ड रहेगा यहाँ क्या जोड़ेंगे, वी विल अटैच द हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएगा आपका, दिस विल बी द मीथेनल। नेक्स्ट वन इज द कीटोन, जिसका जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है, कार्बन रहेगा, डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन लगा रहेगा। वेट अ मिनट, ये चीज़ तो एल्डिहाइड में भी थी, इसमें भी कार्बन था, डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन था। सो व्हाट्स द डिफरेंस, द डिफरेंस इज कि पहली चीज़ कि जो एक कार्बन था एल्डिहाइड में, दैट इज द टर्मिनल कार्बन, बिल्कुल एंड वाला होगा, लेफ्ट वाला या राइट साइड वाला। बट कीटोन में ऐसा नहीं रहता है, इसमें जो ये कार्बन रहेगा ना जिसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा के हमने ऑक्सीजन को अटैच करा हुआ है, दैट विल बी प्रेजेंट समवेयर इन द मिड ऑफ द चेन। ठीक है, बीच में से कोई कार्बन रहेगा, ये टर्मिनल कार्बन नहीं होना चाहिए, अगर टर्मिनल कार्बन हो गया फिर तो वो एल्डिहाइड ही बन जाएगा, सही है ना। एंड फॉर द सेम रीजन कीटोन में पहला और दूसरा, अगर मैं कहूँ कि मीथेनॉन इथेनॉन, दैट विल नॉट बी प्रेजेंट। आप देख रहे हो पहला मेंबर डायरेक्टली जो बनाया गया है यहाँ पे, दैट इज अ प्रोपेनॉन। ठीक है, बिकॉज सेंटर में हमने कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगानी है, एंड अगर यहाँ और यहाँ दोनों तरफ मुझे एक एल्काइल ग्रुप लगाना है, तो सिंपलेस्ट जो एल्काइल ग्रुप भी रहेगा CH3 रहेगा, तो CH3 मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा इस तरह से CH3, और यहाँ भी मुझे CH3 लगाना पड़ेगा, तभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ जो एक कार्बोनिल ग्रुप है, जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगाया हुआ है, ये इस चेन के बीच में कहीं पे प्रेजेंट है ना, और जो ये वाला कार्बन है ये सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन सीरीज, दैट इज द प्रोपेनॉन। सिमिलरली जितना मर्जी बड़ा करते जाओ इस चेन को, अगर इस चीज़ को हटा के हम यहाँ पे एक और कार्बन लगाते हैं, फिर H एंड लेट्स से एक और कार्बन, फिर H, फिर यहाँ पे H, और फिर यहाँ पे H। अब इसमें कितने कार्बन हैं, वी हैव 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ कार्बन, हेंस इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन, बिकॉज सेंटर में से किसी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा के हमने ऑक्सीजन को अटैच कर रखा है। ठीक है, इसी तरह से इसके अगले अगले मेंबर्स बनते जाते हैं। द लास्ट वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा रहता है RCOOH। अच्छा देखो यहाँ भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, एक तरफ रहेगा OH और एक तरफ रहेगा जनरली एल्काइल ग्रुप, एंड इन दिस केस मिथेनोइक एसिड, यहाँ पे बिकॉज दो कार्बन लगा नहीं सकते तो यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा R की जगह पे। अगेन यहाँ भी जो ये कार्बन है दैट विल बी द टर्मिनल कार्बन, ये सेंटर में से कोई कार्बन नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले चलो ये बना के देखते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, प्रॉप का मतलब है 3 कार्बन, आपने इस तरह से ड्रॉ करे। ओइक एसिड इसके नेम के लास्ट में आता है, तो मतलब है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। एंड हमने कार्बन के साथ क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा के, सॉरी जो टर्मिनल कार्बन रहेगा डबल बॉन्ड लगा के इस तरह से, फिर यहाँ पे OH लगाना है, तो ये जो है ये क्या बन रहा है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो चुके हैं, इसके करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, और इसके करने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के एटम्स जोड़ने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, द फर्स्ट केस मीथेनोइक एसिड, उसमें जब हम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगाएंगे और यहाँ पे OH लगाएंगे, तो इस कार्बन के 2 और 3 बॉन्ड्स बन चुके हैं, और यहाँ पे चौथा बॉन्ड पूरा करने के लिए यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही हमें लगाना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैंने कार्बन लगा दिया तो उसका नेम मिथेनोइक एसिड नहीं रहेगा। तो हेंस इसमें सिर्फ जो R है ये कोई एल्काइल ग्रुप ना रह के सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसा हमने यहाँ भी देखा। जनरली एल्काइल ग्रुप रहता है एल्डिहाइड में भी, बट इन द फर्स्ट केस मीथेनल, यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। इन ऑल द अदर केसेस यस इट विल बी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी नेमिंग करने वाले हो, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड एंड सो ऑन।
देन कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, द फर्स्ट वन बीइंग द कंबशन और बर्निंग। मोस्टली जो कार्बन कंपाउंड्स है वो बहुत अच्छे से बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दे गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। अब ये एग्जांपल है देखो मीथेन की। इसके अलावा अगर आप इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन कोई भी इस तरह से हायर मेंबर भी यूज करते हो तो भी स्केलेटल इक्वेशन बेसिकली ये रहने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट ही मिलने वाली है। डिफरेंस बस थोड़ा बहुत ये रहेगा कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स का, जैसे यहाँ 2H2 है, हायर कोई मेंबर रहेगा तो हो सकता है यहाँ पे 3 हो जाए, 4H2 हो जाए। सिमिलरली अगर 1 CO2 लिखा हुआ है किसी केस में 2 CO2 हो जाए, 3 CO2 हो जाए, दैट विल बी द डिफरेंस, बट स्केलेटल इक्वेशन विल रिमेन द सेम। सेकंड वन इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स कंट्रोल्ड कंबशन। इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, एक अल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट। स्पेसिफिकली कौन सा ये, दिस इज द इथेनॉल, 2 कार्बन है, तो इथेनॉल को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इथेनोइक एसिड में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इथेनॉल को किस तरह से आप कन्वर्ट करोगे इथेनोइक एसिड में, तो उसके लिए हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। ऑक्सीडाइज करना है तो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं या तो एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 विच इज़ द पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सी भी आप यूज़ कर लो एंड साथ में आपको इसको हीट करना है एंड देन व्हाट यू विल गेट इज कि जो ये अल्कोहल था ये ऑक्सीडाइज होकर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो इथेनोइक एसिड है उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। स्टार्ट आपने करा था इथेनॉल से। द थर्ड वन इज द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इसमें एक, अगर सिंगल रिएक्शन की बात करता हूँ तो एक जो हाइड्रोजन एटम है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय सम अदर एटम, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। फॉर एग्जांपल दिस इज द मीथेन CH4, 4 इसके साथ हाइड्रोजन के एटम्स इस तरह से जुड़े होते हैं। साथ में आपने इसमें क्या करा, क्लोरीन गैस को पास करवाए और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो क्या होगा कि क्लोरीन का एक एटम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देने वाला है। 3 हाइड्रोजन के एटम्स वैसे ही रहेंगे, सिर्फ एक एटम रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो और जो एक क्लोरीन का एटम यहाँ पे बचा है वो दोनों मिलके यहाँ पे HCl बना देते हैं। सो यू गेट अ रिएक्शन लाइक दिस, CH3Cl एंड साथ में HCl। ऑब्वियसली सेम रिएक्शन को दोबारा से प्रोसीड करना है तो ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है Cl2 के साथ, फिर एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, सही है। फिर से करोगे तो एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, फिर से करोगे एक और हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो अगर 4 बार इस रिएक्शन को आप प्रोसीड करते हो कि जो आपके पास प्रोडक्ट मिला उसी को एज अ रिएक्टेंट दोबारा से यूज करते हो, सो एट द एंड 4 रिएक्शंस के बाद आपके पास क्या चीज़ मिलने वाली है, चारों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे 4 क्लोरीन के एटम से इस तरह से। इसको क्या बोला जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। आई होप दैट मेक्स सेंस। फोर्थ रिएक्शन इज द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस आर गिवन बाय ऑल द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम क्या करते हैं, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं, एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा एक, ठीक है। तो इसमें से आपने हाइड्रोजन गैस को पास करवाना है एंड उससे आपको क्या होगा, देखो किस तरह का कंपाउंड मिलेगा, यू विल गेट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। The addition of the hydrogen to unsaturated hydrocarbon to obtain a saturated hydrocarbon, that's called the hydrogenation। वही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। यस, ये चीज़ जरूर यहाँ पे ध्यान रख लेना कि ये जो रिएक्शन है ये निकल या फिर पैलेडियम प्लेट इन दोनों में से किसी ना किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोसीड करती है। देन द फोर्थ वन इज द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, मतलब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें एडिशन रिएक्शन में आप क्या करने वाले हो, एक एल्कीन या फिर एल्काइन में से हाइड्रोजन गैस पास करवाते हो सो दैट आपके पास एल्केन मिले, ठीक है। सो आपने बेसिकली एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया बाय पासिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम इट, ठीक है। दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो ये वाली होगी ये टेक प्लेस करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, फॉर एग्जांपल द निकल और द पैलेडियम। सो यहाँ पे लिख देते हैं निकल या फिर पैलेडियम। एंड दिस लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, दिस इज द एप्लीकेशन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर द वेजिटेबल घी विच इज ऑल्सो कॉल्ड द वनस्पति घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल। सो अगर हम वेजिटेबल ऑयल में से हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पे वनस्पति घी मिलता है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द ऑयल, दिस इज नॉट द घी, दिस इज बिकॉज जो ये एग्जांपल हमने लिखी है दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जस्ट जिसमें 2 कार्बन के एटम्स हैं। अगर हमारे पास एक वेजिटेबल ऑयल रहेगा या वेजिटेबल घी को हम ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बट बेसिक जो स्ट्रक्चर है रिएक्शन का वो कुछ इस तरह का ही होने वाला है, दैट कि उसमें आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही कन्वर्ट कर रहे होगे। देन आती हैं इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लें दोनों की, फिर देखेंगे सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्टली लेट्स सी द इथेनॉल। कलरलेस होता है, प्लेजेंट स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट रहता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, पानी से हल्का होता है अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे, एंड दिस इज न्यूट्रल कंपाउंड, ना ही एसिडिक है ना ये बेसिक है। तो ऑब्वियसली लिटमस की सॉल्यूशन को किसी भी तरह से चेंज नहीं करेगा, ना ही रेड वाले को ना ही ब्लू वाले को। इथेनोइक एसिड काफ़ी डिफरेंस आएगा इसमें। कलरलेस ठीक है, सॉल्ट टेस्ट इसका है बिकॉज इट इज एन एसिड, ठीक है। स्मेल विनेगर जैसी कुछ होती है बिकॉज दैट इज ऑल्सो एसिड। बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री सेल्सियस है, इथेनॉल से ज़्यादा है। ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल इथेनोइक एसिड बिकॉज जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है जब इसको कूल किया जाता है तो बिल्कुल फ्रीज होके
कलरलेस आइस लाइक सॉलिड के जैसा बन जाता है, जिस तरह से ग्लेशियर रहता है, इसलिए इसको ग्लेशियल इथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनका बेसिक सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गई। नाउ लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले देखते हैं इथेनॉल की। पहला कंबशन, जैसा हमने पहले बात करी कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली वो बहुत अच्छे से क्या होते हैं, बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वैसे ये भी हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न कर रहे हैं, और जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। बैलेंस कर लेना खुद से रिएक्शन को। सेकंड वन इज द ऑक्सीडेशन। दिस इज अल्कोहल। डायरेक्टली हमने 2 एटम्स लिए हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, जब हम इस तरह से लिख रहे हैं दैट मीन्स एक नेसेंट ऑक्सीजन है, अकेली ऑक्सीजन है, और उसके 2 अलग अलग एटम्स आपस में यहाँ पे जुड़ने वाले हैं इसके साथ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल है, बट इसका मतलब है हमारे पास 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, एंड हमारे पास एट एंड क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो जा रही है। एंड जैसा हमने पहले भी देखा था कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास जो अल्कोहल रहता है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर 2 कार्बन थे, इथेनॉल था, तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में वाटर आपको देखने को मिल रहा है। रिएक्शन सारी लिख लिख के देखने वाली हैं, अच्छे से याद कर लेना इनको। थर्ड वन इज द रिएक्शन विद द सोडियम। सोडियम बिंग वेरी रिएक्टिव मेटल, चाहे कि वाटर के साथ रिएक्ट करे चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता ही करता है। और वही यहाँ पे भी हो रहा है, इथेनॉल के साथ ही रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी अपना नेचर छोड़ेगा नहीं, हाइड्रोजन को यहाँ भी रिप्लेस करके छोड़ेगा। नेक्स्ट इज द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर को यहाँ पे हम रिमूव कर रहे होंगे। इसके लिए हमें किसी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि कौन है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अल्कोहल को आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री सेल्सियस हीट करा तो वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे ही बोलो, देखो 2 हाइड्रोजन के एटम्स रिमूव हो गए, 1 ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो आपके पास सिर्फ 2 कार्बन के एटम्स बचेंगे और 4 हाइड्रोजन के एटम्स बचने वाले हैं। तो आपके पास 2 कार्बन के एटम्स, देखो 4 हाइड्रोजन के एटम्स, तो इथीन की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलती है इसमें। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद द इथेनोइक एसिड, जिसको हम स्पोनिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अल्कोहल को आपने रिएक्ट करवाया विद द इथेनोइक एसिड। एक अल्कोहल लिया, एक एसिड लिया, स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ भी अगेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को यहाँ भी रिमूव करेगा ये, और यहाँ पे साथ में फॉर्मेशन हो रही है इथाइल इथेनोएट की, विच इज CH3COO-C2H5। ठीक है, वाई इज दिस रिएक्शन कॉल्ड स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज जो ये आपके पास बड़ा सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, जो सोप रहता है वो भी कुछ इसी तरह का रहता है। अगेन बेसिकली सेइंग कि जो ये इथाइल इथेनोएट है, ये तो एक बहुत सिंपल सा कंपाउंड बना है ना, बट इसी के जैसा अगर हम बहुत बड़ी चेन वाला कोई कंपाउंड देखेंगे तो आमतौर पे जो सूप होते हैं वो उस तरह के रहते हैं। देन लेट्स सी द इथेनोइक एसिड। द फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद द सोडियम कार्बोनेट। अब देखो ये एसिड है तो बेसिक चीज़ों के साथ ही तो झट से रिएक्ट करना चाहेगा और सॉल्ट एंड वाटर बनाना चाहेगा, एंड साथ में कार्बन वगैरह दिख रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी बनेगी। तो कुछ इस तरह की रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे एक सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है और वाटर बन रहा है। सॉल्ट देखो कौन सा बन रहा है यहाँ पे, सोडियम इथेनोएट CH3COONA। कंफ्यूज नहीं होता ना, यहाँ पे हमने एक और चीज़ लिखी थी, सोडियम इथॉक्साइड। वेयर इज इट ये रहा सोडियम इथॉक्साइड, एंड दिस इज द सोडियम इथेनोएट। मिलते जुलते नाम है इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, ध्यान से इनको याद रखना है। सेकंड इज द रिएक्शन विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यू कैन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। ये भी अगेन बेसिक नेचर का है तो एसिड के साथ रिएक्ट करके ये भी सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अगेन सोडियम इथेनोएट आपके पास देखने को मिल रहा है। थर्ड वन इज द रिएक्शन विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। वही चीज़ है, जस्ट रिएक्शन को अलग अलग तरह से यहाँ पे लिख रखा है, बट बेसिक फंडा वही है कि एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट करना है तो सॉल्ट एंड वाटर तो बनेगा बनेगा, और अगर कार्बन वगैरह हो उस जो बेसिक सब्सटेंस है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। अब यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है इसके पास तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं बनी, बट सॉल्ट एंड वाटर यहाँ भी बना है, तो वही सोडियम इथेनोएट यहाँ पे बना और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, लास्ट वन इज द सेम रिएक्शन जो ये थी, रिएक्शन विद द इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड और अल्कोहल ही ये रिएक्ट कर रहे हैं, ये तो जो फिफ्थ रिएक्शन है बिल्कुल सेम ये वाली, और दिस फोर्थ रिएक्शन, दे आर वन एंड द सेम थिंग। देन वी हैव द डीनेचर्ड अल्कोहल। वो इस तरह का अल्कोहल होता है जिसको अनड्रिंकेबल बनाया जाता है बाय एडिंग सम पॉइजनस सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल मिथेनॉल, pyridine, कॉपर सल्फेट। ऐसा क्यों किया जाता है? पहला, इट प्रिवेंट्स सम मिसयूज फॉर द ड्रिंकिंग, सो दैट इसको यूज हम ना कर सकें ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। सेकंडली, इट अलाउज द इथेनॉल टू बी यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन विद द लोअर एक्साइज ड्यूटी, इसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो कम लगते हैं, राइट। देन द विनेगर, विनेगर जो होता है दैट कंटेन्स 5 to 8% इथेनोइक एसिड। 1 मार्क्स में ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, रिमेंबर। द रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल टू फॉर्म द एस्टर, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखो क्या होती है, इसमें हमने क्या करा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया विद द अल्कोहल। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, हमने एक अल्कोहल को लिया, रिएक्ट करवाया एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और इसमें हमारे पास एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है विच इज कॉल्ड द एस्टर। देन जो आपके पास ये एस्टर ऑब्टेन हुआ है, अगर हम इसकी एल्कलीन हाइड्रोलिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एल्कली, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो आपके पास
सपोनिफिकेशन रिएक्शन देखने को मिलती है, मतलब साबुन बनाने की जो रिएक्शन होती है वो देखने को मिलती है। पहले इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, विच इज एग्जांपल से आपने एस्टर लिया, यहाँ पे इथाइल इथेनोएट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो आपके पास एक तो इथेनॉल बना, दैट इज अवर साइड प्रोडक्ट। अगर इसमें बात करेंगे तो इस रिएक्शन में मेजर जो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है वो है हमारे लिए क्या बन रहा है, यहाँ पे सोडियम इथेनोएट बन रहा है। अब इसको डायरेक्टली सोप कहना तो सही नहीं है, बट कह सकते हैं कि उसके जैसा एक सिंपल कंपाउंड जरूर आपके पास यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है। अगर प्रॉपर आपको वर्किंग एक साबुन यहाँ पे बनाना है तो आप क्या करोगे कि जो यहाँ पे एस्टर आपने लिया है वो एक बड़ा है ना लंबी कार्बन चेन वाला एक एस्टर आप यूज करोगे, सो दैट आपके पास जो यहाँ पे भी कंपाउंड मिले वो एक लंबी कार्बन चेन वाला कंपाउंड फॉर्म हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो दिस इज द सोप, कुछ इस तरह का होता है, या फिर दिस इज द सोप C15H31COONA, C17H35COONA, राइट। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कार्बन होते हैं जो सोप रहता है उसमें। ठीक है, दिस इज जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ द सपोनिफिकेशन रिएक्शन। देन एट लास्ट वी हैव द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ द सोप। तो सोप की फर्स्टली हमें स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे होते हैं। सो इट हैज टू काइंड ऑफ एंड्स, एक होता है जो लंबी इसकी हाइड्रोकार्बन चेन है विच इज दिस पार्ट C17H35, है ना। दैट पार्ट इज ऑयल सॉल्युबल बिकॉज इसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, दिस इज नॉट द आयोनिक पार्ट। तो ऐसी चीज़ें पानी में घुलना नहीं चाहिए, ये ऑयल के अंदर सॉल्युबल रहती है। और जिसका ये वाला एंड है बिकॉज यहाँ पे आपको चार्ज देखने को मिल रहा है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये आयोनिक पार्ट है। और जो आयोनिक चीज़ें रहती हैं वो काफ़ी झट से पानी के अंदर सॉल्युबल रहती हैं, तो ये हाइड्रोफिलिक नेचर की होती हैं कहने का मतलब। ठीक, इन वेरी सिंपल वर्ड्स ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से दूर भागना चाहेगा, और जो ये आयोनिक पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, ये पानी की तरफ जाना चाहेगा, है ना। इसी चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं कि जो आयोनिक वाला पार्ट है पानी की तरफ जाना चाह रहा है, और ये वाला पार्ट है लंबी जो चेन है कार्बन की ये ऑयल या ग्रीस की तरफ जाना चाह रहा है। अब जैसे ही सोप वाटर में डिजॉल्व होता है, घुलता है, तो पहले वो डिसोशिएट हो जाता है। देखो जो सोप है दैट इज लाइक दिस RCOONA, है ना। तो ये ब्रेक डाउन होके आपके पास एक तो देगा RCO नेगेटिव एंड साथ में देगा Na पॉजिटिव, तो एक कटाइन मिलेगा आपको और एक अनायन भी मिलेगा। क्लेंजिंग में काम कौन कर रहा है, ये अनायन वाला पार्ट कर रहा है पूरा। ठीक है, दिस केटाइन Na पॉजिटिव केटाइन, दिस हैज नो पर्टिकुलर फंक्शन इन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप, क्लेंजिंग में काम करेगा ये। अब देखो क्या होगा, RCOO नेगेटिव, अब जो R है ये तो लंबी सी कार्बन की चेन है, तो कहने का मतलब आपके पास पानी में घुलने के बाद सोप क्या बना रहा है, एक लंबी सी कार्बन चेन, एंड एट द एंड ये अनायन वाला पार्ट है विच इज नाउ गॉट द नेगेटिव चार्ज। एंड इस तरह से बहुत सारे अनाइंस आपके पास देखने को मिलेंगे, है ना, जिसके पास एंड के ऊपर इस तरह से नेगेटिव चार्ज होगा, और दूसरा जो एंड है वो इस तरह से लंबी हाइड्रोकार्बन चेन रहेगी। ठीक, लंबी जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये किस चीज़ में जाना चाहती है, दिस इज हाइड्रोफोबिक, तो ये ऑयल की तरफ जाना चाहती है, ये ग्रीस की तरफ जाना चाहती है। जो ये पार्ट है बिकॉज इट हैज गॉट द चार्ज नाउ इट विल बी द वाटर सॉल्युबल पार्ट, सो आई एम राइटिंग हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इस तरह से एक चेन ये नहीं रहेगी, बहुत सारी इस तरह की लंबी लंबी चेन्स रहेंगी। ठीक है, तो एट द वेरी एंड आपको क्या मिलेगा, जब अच्छे से आपने सोप को डिसॉल्व कर दिया, डर्टी क्लोथ को इसके बीच में डाल दिया, तो जो भी एक डर्ट की ड्रॉप है या ऑयल की ड्रॉप है ना, ग्रीस हो सकता है, उसको इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स घेर लेंगे। यहाँ पे एट द एंड रहेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी दिस इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, एट द एंड नेगेटिव चार्ज, लॉन्ग चेन, नेगेटिव चार्ज, लॉन्ग चेन, एंड अगेन नेगेटिव चार्ज। तो इस स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, वी कॉल इट मिसल। ओके, एंड इस तरह से ऑब्वियसली बहुत सारे मिसल्स रहेंगे, ये जैसे हमने एक पर्टिकुलर मिसल को ड्रॉ करा है ना। तो पूरे सॉल्यूशन में जितने भी ये मिसल्स रहेंगे आप देख रहे हो एट द एंड, बिकॉज उनके ऊपर लाइक चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, तो एक जो ये मिसल है ये दूसरे मिसल को ओवरऑल क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है। इस वजह से, इस म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से जो ऑयल या फिर ग्रीस की ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वो और छोटे छोटे हिस्सों में डिसोशिएट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन। ठीक है, इसलिए ये बहुत क्रूशियल पार्ट है, बहुत क्रूशियल रोल ये अदा करता है इन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप। अगर ये रिपल्शन ना होती तो इतने अच्छे से क्लींजिंग ना होती। सही है, एंड फर्दर बिकॉज जो ऑयल है उसको तो घेर लिया इन लंबी लंबी जो कार्बन की चेन्स हैं उन्होंने, बिकॉज वो हैं ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होने वाली। बट जो एंड्स हैं ये हैं हाइड्रोफिलिक, ये पानी के साथ बहने वाले हैं, ये वाटर सॉल्युबल हैं, इसलिए जब भी हम क्या करते हैं थोड़ी सी फ्रिक्शन के साथ अच्छे से रब करके क्लोथ को पानी के साथ साफ करते हैं, तो ये पूरा मिसल पानी के साथ ही बह जाता है और अपने साथ इस ऑयल की या ग्रीस की ड्रॉपलेट को भी ले जाता है, एंड हेंस जो वो क्लोथ है वो अच्छे से साफ हो जाता है। सो दिस इज हाउ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप वर्क्स। बट इट इज़ वेरी क्रूशियल टू नो कि अगर पानी रहेगा हार्ड वाटर तो उसमें क्या रहते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस रहते हैं, राइट, Ca2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। अब अगर उस तरह के आयंस रहेंगे तो दिक्कत क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है इसके तरफ Mg2 पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव अट्रैक्ट होना चाहेंगे, वो तो इसके साथ जुड़ ही जाएंगे। इसके साथ जुड़ जाएंगे तो क्या इस तरह से मिसल की फॉर्मेशन हो पाएगी अच्छे से? डेफिनेटली नॉट। एंड जब अच्छे से मिसल की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो साबुन उस तरह के पानी में वर्क भी नहीं करेगा इफेक्टिवली। इसलिए हार्ड वाटर में कभी भी जो सोप है वो इतना अच्छे से काम नहीं करता। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सोप आपको यूज़ करना पड़ेगा, फिर जाके थोड़ा बहुत तो वो काम कर ही देगा, बट इतना इफेक्टिवली काम वो नहीं करता है। ठीक है,